सबरम क्रिएटिव स्टूडियो के सियासी तजिए में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलनार तबस्सुम, अ पोलिटिकल एंड सोशल कमेंटेटर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इसराइल, ईरान वॉर दिन ब दिन घटी होती जा रही है और ख़तरनाक। इस सारे बीच में हम डोनाल्ड ट्रंप का रोज़ एक नया से नया बयान सुनते हैं इस जंग के हवाले से। बाज़ औक़ात बहुत हैरत होती है कि दुनिया की सुपर पावर की लीडरशिप और क़यादत इस वक्त किस तरह के मसखरे लोगों के हाथ में मौजूद है। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2-3 दिन में जिस तरह के बयान दिए हैं और जो पोजीशन ईरान के हवाले से वो और इस जंग के हवाले से वो बार बार बदल रहे हैं, उसकी कुछ क्लिप्स आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस सारी सिचुएशन को डील कर रहे हैं। क्या अमेरिका ये जंग हार चुका है? लेकिन इससे पहले कि हम इस बात पर आएँ कि क्या अमेरिका ये जंग हार चुका है, पहले हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से किस तरह से इस जंग के हवाले से अपनी पोजीशन को बार बार आगे पीछे कर रहे हैं और किस तरीके से वो इस सारे मामले को डील कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि जंग के पहले दिन ही अमेरिका ने ईरान के एक एलिमेंट्री लड़कियों के स्कूल पे बम गिराया था, जिसने कम से कम 125 लड़कियों की शहादत हुई और टोटल जो है वो 175 लोगों की शहादत हुई। कुछ दिन पहले मीडिया पर्सनल के साथ बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वो मिसाइल जो है वो तो हमने गिराया नहीं, वो तो ईरान ने खुद गिराया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने दोबारा डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में सवाल किया, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप उसके बारे में क्या कहते हैं। You just suggested that Iran somehow got its hands on a Tomahawk and bombed its own elementary school on the first day of the war. But you're the only person in your government saying this. Even your defense secretary wouldn't say that when he was asked, standing over your shoulder on your plane on Saturday. Why are you the only person saying this? Because I just don't know enough about it. I think यानी एक अमेरिकी सदर को पता ही नहीं है कि जंग में हो क्या रहा है, किस तरीके से अमेरिकी फौज हमला कर रही है, नहीं कर रही है, कहाँ कर रही है। but tomahawks are used by others, as you know. ये अपनी तरफ से बड़ी लॉजिक निकाल के लेकर आ रहे हैं। तो भाई बात यह है कि टोमाहॉक्स जो है वो या तो अमेरिका के पास है, या ब्रिटानिया के पास है, या जापान के पास है और कुछ वेस्टर्न ममालिक के पास है। तो और फिर बाद के इन्वेस्टिगेशंस ने ये साबित भी कर दी ये मिसाइल अमेरिका की तरफ से गिरा था और उनको ये मालूम था कि ये स्कूल की बिल्डिंग है और यहाँ कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है। Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be Well, I prepared think for you could this war say to last both. for? अब मसला ये है कि किसी भी वॉर में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। दोनों कैसे एक साथ हो सकते हैं कि जंग शुरू भी है और जंग खत्म भी होगी। इसके लिए तो हम डोनाल्ड ट्रंप से ही मदद मांग सकते हैं कि ज़रा ये भी समझा दें कि ये मुआजिज़ा आपने कैसे किया। अब आप अंदाज़ा करें कि जब इस कदर आप बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हों और वो एक्सपोज भी हो जाए, तो कोई भी दुनिया का और सियासी लीडर होगा वो अपना मुंह छुपा के बैठ जाएगा। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है। No, I don't want to brag, but you know, they've said this about a lot of things. No other president could do some of this shit I'm doing. अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स जिसको अपना मीडिया मुसलसल उसको रोस्ट कर रहा हो और पूरी दुनिया में उसकी वॉर स्ट्रेटजी को लेके हैरान परेशान हो और लिटरली थू कर रही हो, वो ये कह रहा है अपने मुंह से कि मेरे जैसा तो कोई और सदर है नहीं, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। अब ये आप समझने की बात ये है कि जितने पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं ना, इनको ये गुमान बहुत ज़्यादा होता है कि इनसे बेहतर जो है वो दुनिया में और कोई लीडर नहीं है। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो कह रहा था कि मुझसे अच्छा कोई सदर नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात भी की। उसने कहा कि अगर मैं अपने B-2 बमर ईरान ना भेजता तो इजराइल का तो पत्ता कट चुका होता। यानी वो जो अपने एलाइज है इजराइल, उसको भी उसने फारिग कर दिया। सुनिए क्या फरमाते। A dark cloud hanging over not only Israel, which was going to get wiped out. You know, if we didn't do that B-2 attack, Israel would have been wiped out. They would have had a nuclear weapon within 2 weeks after that. यानी वो ये कह रहा है कि अगर हम इजराइल का साथ न देते तो इजराइल की ये औकात नहीं है कि वो ईरान से पंगा ले सके। वैसे भी ये खबरें हैं कि इजराइल और अमेरिका के दरमियान काफ़ी डिसएग्रीमेंट हो चुका हुआ है और इसकी खबरें भी बाहर आ चुकी हैं, क्योंकि जब इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपोज पे हमला किया तो उसने अमेरिका को पूछे बगैर किया था और उस पर अमेरिका ने उसको कहा कि भाई तुम किस खुशी में ये वाला तुमने हमला किया। तो थोड़ा बहुत
ایشو جو ہے وہ اب یہاں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں بھی آ رہے ہیں. سامعین، یہ اس وقت ہوتا ہے جب دراصل آپ جنگ ہار رہے ہوں، کیونکہ جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں نا تو جو الائز ہوتے ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آتے ہیں. لیکن جب آپ جنگ میں آپ کو شکست ہو رہی ہو تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر اس کو ڈالیں. یہی کچھ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت چل رہا. چلیے اب اس بات پر آتے ہیں جو میں نے ایک پوزیشن آپ کے سامنے رکھی تھی شروع میں، کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے. پچھلے 24-48 گھنٹے کے جو ایونٹس ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے. اگرچہ ایک ٹیکٹیکل وار جو ہے وہ شاید جاری رہے جب تک کہ امریکہ کو اس جنگ سے نکلنے کے لیے کوئی فیس سیونگ نہ مل جائے، لیکن ابھی تک کے جو حالات ہیں اس سے یہ ثابت اور ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اس وقت تک تو امریکہ کو کسی بھی قسم کا کوئی فیس سیونگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ہم یہاں پہ دو اہم وجوہات کو ڈسکس کریں گے. کہ امریکی صدر نے روس کے صدر پوتن کو 1 گھنٹہ لمبی کال کی، اور اس 1 گھنٹے کی طویل ڈسکشن میں اور گفتگو میں ٹرمپ روس کے صدر سے یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم کی جائے. کیوں جلد سے جلد ختم کی جائے، اس پہ بات کرنے سے پہلے جو ایک اہم یہاں نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک سپر پاور کا کمانڈر ان چیف ایک جنگ کے حوالے سے دوسرے ملک کے صدر سے کال کر کے یہ ریکویسٹ کرتا ہے یا یہ ڈیمانڈ تو نہیں کر سکتا، ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے کہ اس کو فیس سیونگ دلوائی جائے اور جنگ کو جلد سے جلد ختم کروایا جائے، تو یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن بنتی ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے. دوسری نشانی کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے وہ خلیجی ممالک کے لیڈرشپ ہے، جن کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سپوزڈلی امریکہ کے پاس تھی اور ہے. بجائے امریکہ کو کال کرنے کے یہ لیڈرشپ بھی روس کے صدر کو کال کر رہی ہے کہ یہ جنگ سے ہماری جان چھڑوائی جائے. اب اس پہ واپس آتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جلد سے جلد یہ جنگ ختم کروانا کیوں چاہتے ہیں. کیونکہ انہیں سڈنلی یہ احساس ہوا، اس کا بات کا ادراک ہوا کہ ان کے جو جنگ کے مقاصد ہیں وہ اچیویبل نہیں ہیں، اور دوسرا کہ اس کی یہ جو جنگ اس نے ایران پہ مسلط کی ہے اس کی حمایت نہ یونائٹڈ نیشن کر رہا ہے، نہ ہی امریکن کانگریس اس کی حمایت کرتی ہے، نہ ہی امریکی میڈیا اور عوام اس کے حق میں ہے. کیونکہ امریکہ میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ان کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اسرائیل اور ایران کی ہے، اور ہم کی اسرائیل کی جنگ ایران کے ساتھ لڑیں. اس سے زیادہ بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو امریکہ سے رپورٹس آ رہی ہیں اس میں آئل اور فوڈ کی جو پرائسز ہیں وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں. اب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے صدر ٹرمپ کے لیے تو اچھی نہیں ہیں، خاص طور پہ اس سال جبکہ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن بھی سر پہ کھڑے. اس سب سے بڑھ کر ٹرمپ کو بھی پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بہت اچھی طرح ادراک ہے کہ امریکہ پر $40 ٹریلین کا قرضہ ہے، اور وہ یہ قرضہ مینیج کرتے ہیں مڈل ایسٹ سے پیٹرو ڈالر کی آمدنی سے. اگر مڈل ایسٹرن کنٹریز اپنا تیل ہی ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گی تو پھر یہ امریکی اکانومی کے لیے بہت ہی خطرناک معاملہ. اب اگر ہم خلیجی ممالک کی بات کریں تو وہ سب سے زیادہ اس سارے جنگی سینیریو میں. اب اس جنگ میں ایران نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کسی مسلم ملک کے اوپر حملہ نہیں کرتے، لیکن اگر کسی ملک کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو ہم وہاں پر اٹیک کریں گے. اور انہوں نے تو وہ جو اڈے ان خلیجی ریاستوں نے امریکہ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے دیے تھے وہ ان کے لیے ولنریبلٹی کا باعث. ان کے ہاں ایک احساس بڑی شدت سے ابھر کے سامنے آیا ہے کہ ہم نے مطلب ڈیکڈ سے امریکہ کو اپنی زمین پر اڈے بنانے کے لیے دیے، ملٹری بیسز بنانے کے لیے جگہ دی، پیسہ دیا، کیونکہ وہ ہماری سیکیورٹی کریں گے. اور جب وقت آیا تو امریکہ بجائے ان کی سیکیورٹی کرنے کے لیے سارے انٹرسیپٹرز اور دفاعی نظام اٹھا کر اسرائیل کے پاس لے گیا. تو ان کو احساس ہوا کہ امریکہ کے لیے ہم اہم نہیں ہیں بلکہ اسرائیل اہم ہے. ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ وہ ہے فوڈ.
क्योंकि ये मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं सारी, ये डेजर्ट्स हैं, इनके यहाँ अपना तो कुछ उगता नहीं है, तो अपनी खुराक के ज़्यादातर आइटम, बल्कि तकरीबन तमाम ही आइटम्स ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जब एक्सपोर्ट नहीं हो रही तो इंपोर्ट भी नहीं होगी। तो ये सारे मसाइल थे जीसीसी ममालिक के लिए। लेकिन इससे भी बड़ा मसला जो है वो है फॉरेन पॉपुलेशन, क्योंकि इन मुल्कों की अपनी आबादियाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं हैं और यहाँ काम करने के लिए लोग बाहर से आते हैं। अगर दुबई की हम मिसाल लें, यूएई की मिसाल लें, तो यूएई की अपनी अमाराती पॉपुलेशन सिर्फ 1.4 मिलियन है, जबकि वहाँ 10 मिलियन फॉरेनर्स रहते हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो ज़्यादा देर तक तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जो फॉरेनर्स वहाँ पे हैं, लिहाजा वो इन मुल्कों से निकलेंगे। और अगर इन मुल्कों से निकलते हैं तो ये इन मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकता है फ्यूचर में। अगर अमेरिका को फेस सेविंग नहीं मिलती तो वो ये जंग जारी रखेंगे बगैर किसी मुनासिब फेस सेविंग के। ये जंग से निकलना एक सुपर पावर के लिए एक और तरह की मौत होगी। दुनिया में जो उनका स्टेटस है एज अ सुपर पावर वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो पेंटागन में आजकल इसके हवाले से डिस्कशन हो रही है। कुछ रिटायर्ड फौजी, कुछ सर्विंग फौजी मुख्तलिफ तरीके के ऑप्शंस पे जो है गौर कर रहे हैं। उनमें से 2 ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो 2 ऑप्शंस क्या हैं जिन पे वो आजकल बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, एक ऑप्शन उनके सामने ये है कि क्यों ना ईरान के जो ऑयल टर्मिनल है खर का, उस पर अटैक कर दिया जाए। इससे ईरान की 90% ऑयल की प्रोडक्शन होती है। लेकिन फिर उसके ऊपर ये डिस्कशन और दलाइल दिए गए कि अगर हम ये करते हैं तो ईरान मिडिल ईस्ट के सारे जो ऑयल नेटवर्क है उस पर अटैक कर देगा और दुनिया में जो है वो तेल की ज़ाहिर किल्लत हो जाएगी। 90% अब वो ख़त्म कर देंगे और जो बाकी मिडिल ईस्ट से तेल आ रहा है उसको ईरान डिस्ट्रॉय कर देगा। तो तेल का तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस दुनिया में आ जाएगा और दुनिया किस तरीके से चलेगी। दूसरा ऑप्शन जिस पे वहाँ बहुत शद्दोमत के साथ डिस्कशन और बहस मुबासा हो रहा है, ख़ास तौर पे उसमें जो है वो रिटायर्ड फ़ौजी और कुछ सर्विंग फ़ौजी भी उस पर बात कर रहे हैं कि क्यों ना ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड किया जाए। अब गालिबन उन्होंने ये आइडिया जो है वो इराक 1991 में जो इराक में अमेरिका ने जंग की थी वहाँ से वो ये आइडिया लेकर आ रहे हैं कि आपने जो है वो 41 दिन उन पर भारी बमबारी की थी और उसके बाद बूट्स एंड ग्राउंड किए थे और 100 घंटों के अंदर अंदर इराकी जो नेशनल गार्ड थी सद्दाम की वो सरेंडर कर चुकी थी। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक और बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। क्यों होगा डिज़ास्टर? क्योंकि इराक में होने वाला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और आज की हालात में बहुत फ़र्क है। 1991 में जब अमेरिका ने इराक में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया था तो उस वक्त दुनिया यूनिपोलर थी। दुनिया में एक ही सुपर पावर थी और वो था अमेरिका, और दुनिया उसके साथ उस मामले में खड़ी भी थी, खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड उसके साथ खड़ा था। मगर इस वक्त दुनिया जो है वो मल्टीपोलर है। इस वक्त रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान और इराक की जियोग्राफिकल सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है। इराक एक आप समझें कि स्टेट मैदानी इलाका है ज़्यादातर, लेकिन ईरान बड़े बड़े पहाड़ों में घिरा हुआ है और डीप वैलियाँ हैं। अब 1 और 2 डेकेड से ईरान इस जंग की तवक्को कर रहा था, जिसके लिए उन्होंने अंडरग्राउंड पूरे के पूरे अपने शहर बसा दिए हैं, जिसमें उनके सारे ये मिसाइल्स एंड ड्रोन्स और इस सारे मौजूद हैं। तीसरा वजह यह कि उन्होंने शुरू ही से इस जंग में अपनी कमांड एंड कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज कर दिया। ईरान तेहरान की सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल के तहत सिर्फ नहीं लड़ रहा, बल्कि 31 सूबों की 31 कमांड एंड कंट्रोल्स हैं। तो अगर अमेरिका ये गलती करता है कि बूट्स एंड ग्राउंड करे तो उसको बहुत भारी और बुरा नुकसान जो है इसमें उठाना पड़ेगा। और जब बॉडी बैग्स अमेरिका में वापस जाएंगे तो अमेरिकी अवाम जो आज भी बहुत इनके ख़िलाफ़ है, जंग के ख़िलाफ़ है, इस सारी जंग को वो अपनी जंग नहीं समझ रही। आप सोचें वो उस वक्त ट्रम्प के साथ क्या करती है। अच्छा, फिर अमेरिका ने कुछ ये भी सोचा था पिछले दिनों के जो लोकल जो प्रॉक्सीज हैं या ईरान के इंटरनल जो दरारें हैं उसमें से भी कुछ बगावत का आंसर निकाला जाए। तो इवन कुर्द जो है जिनको इस्तेमाल करने के लिए बात की, तो कुर्द की लीडरशिप ने भी कहा कि नहीं, हम इस जंग का हिस्सा नहीं हैं, हमारी अपनी लड़ाई है,
वो हम खुद लड़ते रहेंगे, लेकिन हम अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो अमेरिका यहाँ भी फ्लॉप हो गया। तो भाई ये सारे सिनेरियो हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, इनको सामने रखते हुए आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। अब ये सारे मामला थे जिसकी वजह से ट्रम्प मजबूर हुआ कि वो सदर पुतिन को फ़ोन करके इस जंग को रुकवाने के लिए मदद तलब करे, क्योंकि वो ये जानता है कि दुनिया में अगर ईरानी किसी की बात सुन सकते हैं तो वो दो मुल्क हैं, एक रूस और दूसरा चाइना। ये मेरा तज्जिया है और मैंने आपके सामने पूरी सिचुएशन जो है वो सामने रखी है। प्लीज़ आप अगर कमेंट्स में अपनी ख्यालात का इजहार कर सकें और इस डिस्कशन को आगे लेके जा सकें तो ये एक बड़ी एक हेल्दी डिबेट हो सकती है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुमकिन हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।